बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आखिरकार इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हुई और आज शाम बजट जो है वो पेश किया जा रहा है, जिसकी नज़रें जो हैं वो सबकी नज़रें बजट पर हैं और हर कोई देख रहा है कि बजट में क्या रिलीफ मिलने वाला है। मुलाज़मीन देख रहे हैं कि उनकी तनख्वाहों में कितना इजाफा होने वाला है और किसान देख रहा है कि किसान के साथ क्या होगा। इंडस्ट्री वाले देख रहे हैं कि इंडस्ट्री के साथ क्या होगा और जो ताजर हजरात हैं, जो दुकानदार हजरात हैं, वो देख रहे हैं कि उनके साथ क्या होने जा रहा है। दिफाई बजट का क्या होगा, ये सारी खबरें जो हैं आज शाम तक क्लियर हो जाएगी। काफ़ी सारी चीज़ें सामने आ गई हैं। खसारे का बजट होगा, जो गाड़ियाँ पुरानी गाड़ियाँ हैं उन पर जो है वो काफ़ी डिप्टी वगैरह जो है उसकी खबरें आ रही है। मुलाज़मीन जो है वो सड़कों पर हैं और एहतजाज कर रहे हैं कि उनकी तनख्वाहों में इजाफा किया जाए, लेकिन इम्कान नहीं है शायद इस दफ़ा के मुलाज़मीन की तनख्वाहों में इजाफा किया जाए। और इसके साथ साथ जो फाइलर और नॉन फाइलर का कॉन्सेप्ट है उसका क्या होगा कि FBR कहता है कि फाइलर्स की सिम ब्लॉक हो जाएंगी, लेकिन होती नहीं है, करते हैं फिर शुरू हो जाती हैं। कभी कहा जाता है कि गाड़ियाँ नहीं खरीद पाएंगे और कभी कहा जाता है कि प्लाट जो है वो नहीं खरीद पाएंगे। ये सारी चीज़ें जो हैं वो आज शाम तक क्लियर होंगी, लेकिन डिस्कस करेंगे अपने माहिरीन के साथ कि आखिर ये बजट जो है वो क्या रंग लाएगा। IMF का बजट कहा जा रहा है कि IMF के साथ मुशावरत के साथ ये बजट पेश किया जा रहा है और IMF क्या चाहता है पाकिस्तान से, डू मोर, और ये आखिर कब तक डू मोर चलता रहेगा। हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में डॉक्टर काशिफ मजीद सालिक साहब। आप माहिर माशियात हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने का। और हमें ज्वाइन किया लाहौर स्टूडियो से खालिद खोकर साहब, आप चेयरमैन हैं किसान इत्तेहाद के, जो काफ़ी एहतजाज कर रहे थे कि गंदम की कीमत जो है वो नहीं बढ़ाएगी और किसानों के साथ ज्यादती की जा रही है। फिर आतिफ इकराम साहब, शेख साहब हमें ज्वाइन करेंगे, सदर FECCI जो है, उनसे बात करेंगे। ये इन तमाम हमारे माहिरीन का शुक्रिया। डॉक्टर साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ। सर, बड़ी उम्मीदें हैं बजट से कि बजट जो है वो आ रहा है और आवाम को रिलीफ मिलेगा। बिजली की कीमतें हैं, बाकी टैक्सेस हैं, गाड़ियों की कीमतें हैं, फिर IMF के साथ जो मुज़ाकरात हुए उसको पूरा करना है। ये सारा कैसे होगा सर? जी, बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है कि हर साल हम उम्मीद लगा के रखते हैं कि बजट जो है अवाम दोस्त होगा, अवामी होगा, लेकिन वो बज़ाहिर लगता भी है, आपको लगता है, लेकिन जो उसकी डिटेल्स जब आती हैं तो हमें पता चलता है कि वो अवामी बजट नहीं था, उसके ऊपर टैक्सेस का गोरख धंधा था। और ये इकॉनमी आपको पता है सारे अल्फाज का गोरख धंधा है। तो वो जो है बेसिकली आपका जो प्रेशर है वो अवाम के ऊपर ही कन्वर्ट हो जाता है। टैक्सेस बढ़ जाते हैं आपके, एग्रीकल्चर टैक्सेस या उसके ऊपर सब्सिडीज़ की रिडक्शन वो हो जाती है। आपके जो लार्ज मैन्युफैक्चरिंग है उसके ऊपर जो इंपोर्ट के जो उनकी ज़रूरियात हैं उनको पूरा नहीं किया जाता। तो ये सारी जब चीज़ें अब जब बजट आता है तो उसको हम देखते हैं। लेकिन अभी जो शनीद यही है कि बजट जो है उसमें सैलरीड क्लास के लिए कुछ रिलीफ होगा, लेकिन कितना होगा? अगर अभी 35% आपके उसके ऊपर टैक्स लगा हुआ है तो वो कितना के रिड्यूस करेंगे और इंक्रीज़ कितना करेंगे, तो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और फिर इसी तरह जो न्यू 2 अरब नए टैक्सेस की बात कर रहे हैं तो ये कहाँ से लेंगे? आगे एग्रीकल्चर जो है वो आपका घुटनों पे आ चुका हुआ है, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है आपका टेक्सटाइल सेक्टर जो एक वो अभी वाहिद सेक्टर है जिसने पिछले साल परफॉर्म भी किया लार्ज मैन्युफैक्चरिंग में, तो क्या उसके ऊपर लगाएंगे? तो ये एक बड़े सवालिया निशान है क्योंकि न्यू एवेन्यूज़ जो टैक्सेस के लिए कलेक्ट करने के लिए बड़ी लिमिटेड हैं। आप एग्रीकल्चर पर लगा नए एवेन्यूज़ की सर जो तलाश होती है, हर साल हम कहते हैं कि नए एवेन्यूज़ तलाश किए जाएंगे। फिर बात आती है कि नॉन फाइलर जो है उसका जो है वो उसे टाइट किया जाएगा। फिर कहा जाता है कि ताजर जो है वो टैक्स नहीं दे रहे, उन्हें जो है वो टैक्स नेट में लाया जाएगा। तो ये सारा होता नहीं है। फिर देखें, आपने पिछले साल कोशिश करके देख ली ताजर दो स्कीम ले आके और उस पर बिल्कुल आपका फेलियर हुआ और उसमें कोई ज़्यादा सक्सेस नहीं आपको हो सकी। इसी तरह ख़ासतौर पे यही एरिया है जो कि इनफॉर्मल इकोनॉमी को फॉर्मल करके उसकी टैक्स नेट को बढ़ाने का एक वन ऑफ द जो मैं समझता हूँ कि एक तरीकाकार है। लेकिन इसको करने के लिए आपके पास कैपेसिटी कहाँ पे है, कहाँ पे आपके गवर्नेंस के इश्यूज हैं, FBR के अंदर कहाँ पे रिफॉर्म आपने की हैं, फिर आप लोगों की क्रेडिबिलिटी कैसे इंक्रीज़ की है कि वो टैक्स की तरफ आपके पास आएँ। तो आखिरकार आप घूम फिर के एक सैलरी क्लास के ऊपर
टीचर्स के ऊपर, स्टूडेंट बस उनके ऊपर आ जाते हैं। तो ये जो एरिया है उसको देखने की ज़रूरत है कि अभी जो आप जो टैक्स नेट को बढ़ाने की बात कर रहे हैं तो आप टैक्स कलेक्शन को बेहतर कर लें, उसके उनके जो तरीक़ाकार है रिफाइन कर लें, उसको बेहतर कर लें। अभी हम एग्रीकल्चर इनकम टैक्स की बात कर रहे हैं जो IMF की तरफ से भी है, उसमें भी यही प्रॉब्लम्स हैं कि अगर आप उस सेक्टर की तरफ जाते हैं एग्रीकल्चर जो पहले ही आपका 0.5-0.6% जो है वो ग्रो किया है, तो और आपकी इन्फ्लेशन जो आपकी रिड्यूस हुई है उसके उन्होंने मिन्नत है कि आपने इधर किसानों को सही कीमत नहीं दी वीट की और उसकी जो प्रोक्योरमेंट प्रोसेस से विड्रॉ हो गए, स्पोर्ट प्राइस से विड्रॉ हो गए, तो अल्टीमेटली आपकी फूड प्राइसेस डिक्लाइन हुई हैं। तो वो आपकी इन्फ्लेशन मेजरली जो इन्फ्लेशन डिक्लाइन हुई है उसकी वजह से। तो ये जो मेरे ख्याल में जो एग्रीकल्चर इनकम टैक्स की तरफ आप जाएंगे या उसको डबल करेंगे, जो अभी टैक्स आप लेते हैं तकरीबन 1% ऑफ इकोनॉमी, तो उसको करेंगे तो फिर वो जो आपकी 40% जो पुअर आबादी देहातों में रहती है, ठीक है, तकरीबन 11 करोड़ गरीब किसान, तो वो उनका क्या फिर मजीद क्या बनेगा? मैं किसान इत्तेहाद के प्रेसिडेंट से पूछता हूँ सर खालिद खोखर साहब, आप बताइएगा सर, एक तो ज़रूरी पैदावार जो है वो माइनस में गई है, ज़रूरी पैदावार जो है वो बड़ी कम हुई है इस साल ओवरऑल सूरत हाल देखें तो, और दूसरा जो जिम्मेदारों पे किसानों पे टैक्स की बात की जा रही है, किस हद तक काबिल कबूल होगा आपको? आप प्रेजेंट करते हैं अपने तमाम किसानों को, प्रेसिडेंट भी हैं किसान इत्तेहाद के, तो बताइएगा सर कि किसान की क्या सूरत हाल चल रही है? फिर हमारे जो हम कहते हैं कि पाकिस्तान ज़रूरी मुल्क है, तो सही मानों में ज़रूरी मुल्क कैसे बनेगा? जी बहुत शुक्रिया। पहली बात तो यह है कि किसानों की जो हालत ज़ार है इस वक्त, किसान के ना खेत के हालात अच्छे हैं, ना घर के हालात अच्छे हैं, ना बच्चों की तालीम के हालात अच्छे हैं, ना सेहत के हालात अच्छे हैं। जो फसलें कम होने वाली बात है उसकी वजह यह है कि हमारी तमाम फसलों का जो इंजन है वो गंदम है। अगर गंदम की फसल बेहतर होती है, उसका अच्छा रेट मिलता है, तो हम बाकी फसलों पे खर्च कर सकते हैं, बाकी फसलें भी अच्छी होती हैं। जी, इसका सबूत यह है कि 2 साल पहले ग्रोथ आ गई 0.56 के बिलियन ऑफ डॉलर का। इस मुल्क की मैशत को ज़राअत की वजह से नुकसान हुआ। जो हमारी अब इंपोर्ट एक्सपोर्ट में देख लें कितना बड़ा डेफिसिट आ गया, तकरीबन 6-7 अरब डॉलर का डेफिसिट आ गया इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में। आपकी इंपोर्ट बढ़ गई है और एक्सपोर्ट में कमी आ गई है। वजह ज़राअत तरजीहात में ना होना, काश्तकार को उसका रेट ना मिलना, यानी काश्तकार की अगर पैदावारी लागत ही उसको ना मिल रही हो तो काश्तकार क्या करेगा? फिर इस वक्त हाँ, अब आप ये देखें कि हमारी जो पैदावारी लागत है गंदम के ऊपर वो 3410 रुपये थी पिछले साल भी, और इस साल बल्कि इससे कहीं ज़्यादा होगी, और हमें रेट मिला इस साल 1900, 2000, 2100 रुपया, यानी कि फ़ी मन हमें तकरीबन 1400 से 1500 रुपया। अगर हम अपना प्रॉफिट लगाएं तो 1800 से 1900 रुपया फ़ी मन हमें लॉस हुआ, उसमें नुकसान हुआ, असल रेट से हमें कम रेट मिला। ठीक है, जिस वजह से अब अगली फसलें, आने वाली फसलें बहुत प्रॉब्लम में है, क्योंकि काश्तकार के पास पैसे नहीं है कि वो बैलेंस यूज ऑफ फर्टिलाइजर कर सके, वो पेस्टिसाइड का स्प्रे कर सके। जी, दुनिया में फ्यूचर मार्केटिंग है। काश्तकार को काश्त करने से 2 साल पहले पता होता है कि मुझे ये रेट मिलेगा। यहाँ जानबूझ के बाई डिज़ाइन सारा कुछ किया गया। आज हुकूमत अगर खड़े होकर खुशी के शादियाने बजाती है कि हमने आटा सस्ता कर दिया, सब्जियां सस्ती कर दी, किसकी कीमत पे की? काश्तकार के मौशी कत्ल के ऊपर आपने क्या किया? हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम किया? अगर मैं लेवल प्लेइंग फील्ड लूँ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में, क्या हमारे पास रीजन के साथ लेवल प्लेइंग फील्ड है? मुझे यूरिया का बैग मिल रहा है 4,500 रुपए का, इंडियन काश्तकार को पाकिस्तान रुपीज़ में मिल रहा है 1000 रुपए का। मुझे DAP मिल रही है 13,000 रुपए के, इंडियन काश्तकार को पाकिस्तानी रुपीज़ में 4000 की मिल रही है। मुझे बिजली मिल रही है 50 से 60 रुपए यूनिट, इंडियन काश्तकार को बिजली फ्री मिल रही है। इस तरह डीजल है, पेस्टिसाइड है, बाकी सब चीज़ें वहाँ पे सब्सिडाइज है। हमारे काश्तकार का तो इस वक्त टोटली तौर पे मौशी कत्ल किया जा चुका है। हुकूमत इस चीज़ को याद नहीं कर रही कि 2 साल पहले हमने आटे की लाइनों में 24 खवातीन को शहीद करवाया। वो 3-3 किलोमीटर की लाइनें थी, अब आगे मुझे वो लाइनें 10-10 किलोमीटर की नज़र आ रही हैं। अच्छा, हुकूमत इस वक्त बिल्कुल काश्तकार के मौशी कत्ल, और एक चीज़ और है कि इस वक्त IMF के निशाने पे ज़राअत की, जी, टोटली IMF के निशाने पे है कि अगर मैं पाकिस्तानी काश्तकार कपास उगाता हूँ तो मेरे ऊपर 18% GST, अगर अमेरिकन काश्तकार पाकिस्तान बेचता तो 100% टैक्स फ्री है। तो अपने काश्तकार को तो आपने पहले जगह बोल दिया। फिर इस वक्त बातें हो रही है कि GST, इस वक्त बिल्कुल कोई टैक्स नहीं है, 0 टैक्स है उस पर अगर बाहर से इम्पोर्ट करें। ये जुल्म है। जुल्म की दुनिया में कोई मुल्क ऐसा नहीं है
दुनिया में किसी हुक्मरान ने अपने मुल्क के साथ ये अजाब उसको नहीं डाला हुआ अपने काश्तकार को। हर मुल्क अपने काश्तकार को अकोमोडेट करता है, बाहर के काश्तकार को अकोमोडेट नहीं करता। फिर बात हो रही है अब हमारे इनपुट्स के ऊपर जीएसटी लगाने की। इस वक्त अगर खुदा ना खास्ता जीएसटी इनपुट्स, खाद, पेस्टिसाइड, बीज और ज़रूरी जो आलात हैं, ट्रैक्टर वगैरह पे जीएसटी लग जाती है तो खुदा की कसम हम पढ़ लेंगे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, फिर इस मुल्क में ज़राअत नहीं हो सकती। ऑलरेडी ज़राअत मुनाफा बख्श और बाइज़्ज़त कारोबार नहीं रहा। हमें तो पाकिस्तानी और इंसान तक तस्लीम नहीं किया जा रहा। लेकिन खालिद साहब आप किसान भी तो पाकिस्तानी है ना, और पाकिस्तान की मईशत में, पाकिस्तान की तरक्की में हर एक शख्स ने किरदार अदा करना है। तो मैं छोटे किसान की बात नहीं करता, जो बड़े किसान हैं, जो बड़े जिम्मेदार हैं, जिनकी आमदन है, उन पर टैक्स लगना चाहिए, ज़रूरी टैक्स वगैरह। पहली बात तो ये है कि इस वक्त बड़ा काश्तकार भी बढ़ गया जी। मैं बड़ा सीधा आपको बता रहा हूँ। अच्छा, कोई छोटा बड़ा काश्तकार प्रॉफिट में नहीं है। टैक्स टैक्स किस वक्त लगता है? जब उस आप इनकम को प्रॉफिट, जब उसकी प्रोड्यूस सही रेट पे सेल हो। और भाई हम तो जगह टैक्स दे के बैठे हैं इस वक्त। अच्छा, कि मेरी देखे ना, अब किस टैक्स की बात कर रही है? हमसे तो जगह टैक्स लिया गया कि मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 3400 रुपये और मुझे रेट मिल रहा है 1900 रुपया। तो इसका आपकी आवाज कट रही है जी। इसका फिर हल क्या है सर? आपकी कोई तजावीज हैं? आपने इसका हल बड़ा आसान है गवर्नमेंट को। मैं आपको अर्ज करूं, हम हर तरह का टैक्स देने के लिए तैयार है। इसका हल ये है कि दुनिया की तरह हमारा पाकिस्तान में भी एक प्राइस कमीशन होना चाहिए हर फसल का। ठीक है, काश्त करने से साल 2 साल पहले हमें कम से कम उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकाली जाए, काश्तकार की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है, और जो इंटरनेशनल थंब रूल है एक कि काश्तकार को उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के साथ 25% प्रॉफिट दे दिया जाए। हमें इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। आज देखें ना, काश्तकार को सब्जियों का रेट मिला है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पूरी नहीं है। प्याज की हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से 30 से 35 रुपए, हमें रेट मिला है 8 रुपए। अब मक्की को ले लें, जो ही मक्की आती गई 3600 रुपये रेट था, एकदम 2000 रुपये आ गया जो हमारी हार्वेस्टिंग शुरू हुई है। और हमारे काश्तकार की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है 2800 रुपया। अगर काश्तकार को उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ना मिले तो काश्तकार क्या करेगा? आगे ज़राअत जारी रख सकता है? ठीक है, पॉसिबल नहीं है। प्राइस कमीशन जो है वो भी होना चाहिए और प्रॉफिट भी आपका होना चाहिए। मुझे ज्वाइन किया है आतिफ इकराम शेख साहब ने। आतिफ साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने का सर। आप सर बताइएगा, ये सारा जो है वो गोरखधंधा अल्फाज का है, फिगर्स का है, फिगर्स वहाँ से उठा के यहाँ पे कर दें। हमारे माहिरीन कह रहे हैं कि बेसिक आवाम को रिलीफ मिलना चाहिए और पता चलना चाहिए कि बजट आया है। तो आप क्या समझते हैं कि आज तो सारी खबरें जो हैं वो मुकम्मल हो जाएंगी, शाम तक के बजट आ जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि मैं सबसे पहले ये यहाँ पे मीडिया के दोस्तों का, भाइयों का सुबह से काफ़ी सारे इंटरव्यूज चल रहे हैं, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ और उनको वेलकम करता हूँ। मैं सबसे पहले पूरी कौम को, ये जो हमारा पिछले दिनों एक टेंशन बनी हुई थी भारत से, उसमें एक बड़ी फतह के कामयाबी हमें हुई है, उसकी वजह से हमारा वर्ल्ड वाइड एक इमेज बड़ा एलिवेट हुआ है जी। अब आ जाते हैं बजट पे। जी, बजट पे हम फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, ये हमारे पास 300 ट्रेड बॉडीज और चैम्बर्स हैं और सारे के सारे हमारे मेंबर हैं। हम हर सेक्टर की स्टडी, एक प्रपोजल उनको भेजी थी FBR से, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर साहब से, प्राइम मिनिस्टर साहब से और हारून अख्तर साहब से अक्सर इन बजट पे मुलाकातें रही। पर जो आज की एक सिनेरियो नजर आ रहा है तो लग रहा है कि ये जो लास्ट ईयर इनका टारगेट था 1180 अरब रुपया, उसमें 14,300 अरब कर दिया, 2500 अरब बढ़ा दिया। तो इसका इम्पैक्ट तो आवाम पे ही आएगा। जी। तो ये है कि हमारी एग्रीकल्चर, जैसे अभी आपने बात की, वो भी ग्रोथ उसकी देखें ना, वो भी एक किस्म की नेगेटिव ग्रोथ है। राइस, व्हीट, कॉटन बहुत कम हुई है एज सच जो एक्सपेक्टेड थी। कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, हम एक्सपोर्ट पे हमें टारगेट्स दिए जाते हैं जी कि एक्सपोर्ट ही एक्सपोर्ट करनी है। हमारा ट्रेड डेफिसिट जो है वो 25 बिलियन
डॉलर का है। चलें आतिफ साहब, आपका पॉइंट आ गया। मुझे यहाँ पे एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, मिलते हैं ब्रेक के बाद, फिर बात करेंगे कि ये रेवेन्यू टारगेट जो है बढ़ाया जा रहा है, ये रेवेन्यू टारगेट आखिर पूरा कैसे होगा, ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। खालिद खोखर साहब, हम बात कर रहे हैं कि किसानों को रिलीफ कैसे मिल सकता है, और किसान भी अवाम है और अवाम भी जो है आप में से ही हैं, तो ओवरऑल आप बात क्यों नहीं करते? एक किसान जिम्मेदार है, ज़रूरी सेक्टर है, उसकी ग्रोथ के लिए आप लोग ज़ाहिर बात है काम करते हैं, अपनी फसलें उगाते हैं, फसलें जो है पहुंचती हैं मंडी तक, पब्लिक तक। तो ओवरऑल सर अगर हम देखें तो अवाम को रिलीफ जो है वो कैसे मिल सकता है? देखें जी, हम काश्तकार सिर्फ एक ही बात कर रहे हैं कि हमारी हुकूमत खुद पैदावारी लागत निकाले और सिर्फ 25% प्रॉफिट जो इंटरनेशनल थंब रूल है वो साथ मिल जाए। यानी हमने भी हमारे भी बच्चे हैं, इसी पाकिस्तानी हैं, वो भी, उन्होंने तालीम भी हासिल करनी है, खाना भी खाना है, कपड़े भी पहनने हैं। हमें नाजायज़ मुनाफा बिल्कुल नहीं चाहिए, ना ही काश्तकार कभी नाजायज़ मुनाफा लेता है। काश्तकार अगर कोई नाजायज़ मुनाफा लेता है तो वो मिडल मैन लेता है, काश्तकार ने कभी आज तक नहीं लिया। काश्तकार कहता है कि हमारी आप एक प्राइस कमीशन बनाएं, 2 साल पहले, साल पहले फसल काश्त करने से पहले हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालें और हमें पैदावारी लागत में रीजन के साथ लेवल प्लेइंग फील्ड करें। ये चाइना के काश्तकार की, इंडियन के काश्तकार की, बांग्लादेश के काश्तकार की जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है हमारी भी वही हो। फिर हम मांग रहे हैं कि हमें एक जायज़ कीमत दी जाए अपनी फसल की। ठीक है। अब ये तो हमारे साथ जुल्म है ना कि हम एक चीज़ उगाएं 3400 रुपये में और हमें उसकी प्राइस मिल रही हो 1900-2000 रुपये मिल रहे हो। जुल्म ऐसे ज़्यादा जुल्म किया, आगे तो फिर ज़राअत नहीं हो सकेगी पाकिस्तान से, ज़राअत तो ऐसे सजा रही है। आप एक ज़रूरी मुल्क होने के बावजूद आज देखें ना 10 से 12 बिलियन डॉलर की एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, यानी कि आप एक ज़रूरी मुल्क भी हैं। अल्लाह ताला ने तो आपको तमाम वसाइल से नवाजा है, यानी आपके पास मैदानी इलाका कराची से लेकर पेशावर तक आपके पास है, हर चीज़ आपके पास है, लेकिन अगर एक नहीं है तो एक विल नहीं है जी। दरिया आपके पास, समंदर आपके पास, मैदानी इलाका कराची से लेकर पेशावर तक आपके पास। बिल्कुल ठीक है, आपकी बात विल होनी चाहिए। मुझे आगे बढ़ना है। सजाद मुस्तफ़ा साहब, आप फरमाइएगा सर, ज़ाहिर बात है अब जो है वो बजट आने वाला है और उम्मीदें जो है अवाम की बड़ी तवक्कुआत होती हैं बजट पे, मुलाजमीन है, आम पब्लिक है, रिलीफ मिलने वाला है। तो एक तरफ तो ये सारी तवक्कुआत हैं और दूसरी तरफ जो रेवेन्यू टारगेट है वो बढ़ाया जा रहा है। तो पहले तो रेवेन्यू टारगेट पूरा नहीं हुआ, तो अब जो है बढ़ा के पूरा कैसे हो सकता है फिर? सर इसका तो बहुत सिंपल तरीका, हमें टैक्स बेस बढ़ानी है और इसके अलावा जो इनकन्सिस्टेंसी है विद इन द टैक्सेशन पॉलिसी वो चेंज करनी है। जैसे मैं आपको ये बताऊं कि मुल्क को चलाने के लिए हमें रेवेन्यू तो ऑब्वियसली चाहिए और उसको टैक्स बेस बढ़ाना चाहिए बजाय इसके कि उन्हीं लोगों को बार बार टैक्स किया जाए। जी जी। जैसे अपनी इंडस्ट्री के अंदर हमने कहा है, बड़ी इंटरेस्टिंग इनकन्सिस्टेंसी है कि अगर एक हमारी कंपनी, पाकिस्तानी कंपनी अगर किसी एम्प्लॉय को हायर करती है पाकिस्तान में, तो वो 30% ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ता है हमें कंपेयर टू वही बंदा अगर एक इंटरनेशनल कंपनी, बाहर की कोई कंपनी, हमारे कंपेटिटर कंपनी पाकिस्तान में हायर करे, उसको टैक्स ही नहीं, उसको 0.25% टैक्स है। सो हम ये कह रहे हैं कि जो रिमोट वर्कर्स हैं, जो वो पाकिस्तानी लोग हैं जो बाहर की कंपनियों के लिए काम कर रहे हैं, $डॉलर्स में कमा रहे हैं, उनको भी बराबर का वजन उठाना चाहिए। और उसमें भी हम ये कह रहे हैं कि चलिए आप 95% को छोड़ दें, जो टॉप के 5% हैं, जो साल के 25 लाख से ज्यादा कमाते हैं, उनको भी उतना ही वजन उठाएं जितने बाकी सारे उठाते हैं, ताकि इनकंसिस्टेंसी खत्म हो। ये नहीं होनी चाहिए कि एक ही इंडस्ट्री में एक ही बंदा काम कर रहा है, अगर वो एक जगह काम करे तो उसको 0% टैक्स है, दूसरी जगह काम करे तो उसको 3% टैक्स है। तो अगर इस इनकंसिस्टेंसी खत्म कर दें और हमारे केस में आईटी इंडस्ट्री के केस में रिमोट वर्कर के इश्यू को डिफाइन करें कि रिमोट वर्कर होता कौन है, ये वही बंदा है जो एक रिमोट कंपनी के लिए काम कर रहा है, इसको आप करें तो आपका बहुत सारा एक्सपोर्ट भी बढ़ जाएगा, हमारी कंपनी भी ग्लोबली बेहतर हो जाएंगी और हमारी टैक्स कलेक्शन भी बेहतर हो जाएगी। चलें, so, हम बिल्कुल आपने बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया सर, आपने सजाद साहब आपने बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया कि टैक्स नेट में इजाफा कैसे हो सकता है। आतिफ इकराम साहब, सर टैक्स नेट बार बार कहा जाता है कि टैक्स चोरी है, जो है वो टैक्स नेट में लोग नहीं आते, रिटर्न नहीं भरते, टैक्स नेट में सर इजाफा कैसे हो सकता है? सर इसमें मैं थोड़ा सा बताता हूँ। एक्चुअली हर आदमी पाकिस्तान का शहरी टैक्स पे करता है, कोई डायरेक्टली पे कर रहा होता है, कुछ इनडायरेक्टली। थोड़ी सी अवेयरनेस अगर इनको दी जाए तो
मेरा ख्याल है कि किसी को कोई इतराज़ नहीं होगा। और दूसरी, जैसे और दुनिया डिजिटलाइजेशन में चली गई है, अगर हम भी आस्ता आस्ता चाहें तो ये जो हमारा इश्यूज हैं कि जी ये फाइलर है, नॉन फाइलर है, सब फाइलर होंगे, नॉन फाइलर का तस्वर ही नहीं होगा। ठीक है डॉक्टर साहब जी, टैक्स नेट सर बार बार फाइलर नॉन फाइलर का आता है कि जी फलां फाइलर है, फलां नॉन फाइलर है। वो कहते हैं जी कि डिजिटल पे आ जाएं, सारी चीज़ें जो है वो आ जाएं ऑनलाइन और ठीक हो जाएगा काम। वो तो ठीक है, काफ़ी देर से बात हो रही है टैक्स नेट पे और ख़ासतौर पे फाइलर नॉन फाइलर की कैटेगरी ख़त्म करें जी। लेकिन अगर आप थोड़ी सी निगाह कर लगा के देखें और देखें पूरे पाकिस्तान को देखें किस तरह के किस तबके के लोग रहते हैं और अपना जो मुख्तलिफ जो कारोबार है, रेडी वाला है, करियाने की शॉप वाला है, और उसकी जो लिटरेसी रेट को देखें तो आपको ये काफ़ी चैलेंजेस नज़र आ जाएंगे कि ये एकदम नॉन फाइलर को ख़त्म किया तो उसकी सिम या चीज़ें या वो गाड़ी या मोटरसाइकिल ख़रीदना चाहेगा तो कितनी मुश्किलात में इजाफा होगा। तो ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस के साथ होना चाहिए, ना कि एकदम एब्रप्टली इसको ख़त्म करें। दो तरीके हैं ना, या तो एकदम आप ख़त्म कर दें और फिर लोग सड़कों पर आएँ, या फिर वो कसम पुरसी की ज़िंदगी गुजारें ही सारा कुछ, या फिर आप ग्रेजुअल। तो मेरा ख्याल है ग्रेजुअल प्रोसेस करेंगे तो ये इस नॉन टैक्स जो हमारी कैटेगरी है फाइलर की, नॉन फाइलर की कैटेगरी, इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं। जो आप कह रहे हैं कि रेवेन्यू कैसे बढ़ाएं, मेरे ख्याल में सबसे जो अभी पिछले सर्वे में जो चीज़ें समझ आई हैं वो ये है कि आपका सर्विस सेक्टर में पोटेंशियल है। ख़ासतौर पे जो आपका IT सेक्टर है उसमें अभी जो तकरीबन 400 मिलियन डॉलर फ्रीलांसर्स ने कमा के दिए हैं, उनको फैसिलिटीज़ दें, उनकी इंटरनेट को, उनकी जो डबल टैक्सेशन की अभी बात कर रहे थे उसको अगर हम इम्प्रूव कर लें। इसी तरह अगर हम लाइफ स्टॉक सेक्टर, एग्रीकल्चर की तरफ आएँ, ठीक है, क्रॉप सेक्टर जो है वो क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट भी उसके ऊपर पड़ रहे हैं, उसके अलावा उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के इश्यूज़ हैं और उसके बाद उसकी मार्केटिंग के इश्यूज़ हैं। लेकिन लाइफ स्टॉक सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है कि जिसमें आपकी एक्सपोर्ट जो है वो पोटेंशियल है, पोल्ट्री और लाइफ स्टॉक। तो उसमें उसको हम साइंटिफिक बुनियादों पे हम बेहतर कर सकते हैं और वहाँ पे इसको चीज़ को बढ़ा सकते हैं। फिर उसके बाद फार्मा और जो आपके ऑटोमोबाइल्स हैं, फार्मास्यूटिकल्स को रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके उसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। ऑटोमोबाइल सेक्टर में चाइना इस वक्त लीडिंग रोल में है। हम और सेक्टर्स में और चीज़ों में क्या कहते हैं जो आपकी आर्मी चीज़ें और एयरफोर्स की चीज़ें हम उनसे ले रहे हैं, मिलिट्री की चीज़ें, ये चीज़ भी हम उनके साथ कोलैबोरेशन कर लें तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री भी जो है उसको एक्सपोर्टेबल लेवल पे देखे। और जैसे डिजिटलाइजेशन की बात की है, डिजिटलाइजेशन जो है सिर्फ IT सेक्टर में नहीं है, एग्रीकल्चर सेक्टर में ज़रूरत है। और आपको ये मैं बता दूं कि एग्रीकल्चर सेक्टर जो है अभी भी जो बात भी कर रहे थे वो तकरीबन अपने थ्रेशोल्ड लेवल पे पहुंच चुका है प्रोडक्टिविटी लेवल पे। कन्वेंशनल एग्रीकल्चर जिसमें फार्म इनपुट, सीड, फर्टिलाइज़र, ये सारी चीज़ें अब एक प्रॉब्लमेटिक बन चुकी हैं। अब हमें टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन की ज़रूरत है जहाँ पे जो स्मार्ट टेक्नोलॉजीज़ हैं जिसमें ड्रोन का इस्तेमाल। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव भी उसने शुरू किया, गवर्नमेंट ने, उस पर जो है वो स्मार्ट फार्मिंग जो है वो पायलट करवाई है जी। ये एक पायलट एक किस्म का प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम को पाकिस्तान के जो मिलियंस फार्मर्स हैं उनकी तरफ लेके जाएंगे। बिल्कुल। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारी ट्रांसमिशन जारी है नियो TV की। आपको बता रहे हैं कि आज का बजट जो है वो कैसा आने वाला है। हमारे साथ माहिर माशियात जो है वो आपको बता रहे हैं कि टैक्स नेट में कैसे इजाफा हो सकता है, जो रेवेन्यू टारगेट है वो कैसे अचीव हो सकता है, और बेसिक जो आवाम को रिलीफ है वो कैसे मिल सकता है। हमें इस सेगमेंट में ज्वाइन किया है डॉक्टर इरफान चट्टा साहब ने। आप माहिर माशियात हैं डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने का। फिर हम बात करेंगे, कोशिश करेंगे हमारे जो रिपोर्टर हैं पार्लियामेंट हाउस में कि वहाँ पे क्या सरगर्मियाँ जारी हैं, उनसे भी बात करेंगे। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया सर वक्त देने का। हमारी पहले बातचीत चल रही थी तो इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली एक माहौल जो है उसकी बात हो रही थी कि जारी बात है पाकिस्तान में सरमायाकारी होगी तो मईशत बेहतर होगी, रोज़गार बेहतर होगा और सारी चीज़ें होंगी। तो इस बजट में क्या ऐसा आ सकता है, जैसे आपने देखा कि मिनरल कॉन्फ्रेंस जो है हमने करवाई, ओवरसीज़ पाकिस्तानी कॉन्फ्रेंस जो है वो हुई, तो अब इस बजट में आपको क्या तवक्को है कि सरमायाकार पाकिस्तान में आए, उसे कैसे फैसिलिटेट किया जाएगा? जी शुक्रिया। देखिए जैसे आपने खुद ही बताया कि कॉन्फ्रेंसेस हुई वो तो चलती रहती हैं सारा साल, बट ये एक जो बजट का दिन होता है या थ्रू बजट इस गवर्नमेंट किस तरह से एक कॉन्फिडेंस दे सकती है इन्वेस्टर्स को, उसमें टैक्स की हद में भी रिलीफ
मतलब के हो सकता है, या एक ओवरऑल फैसिलिटेशन प्रोवाइड की जाए जिससे आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ख़ास तौर पे वो फ्लरिश करे, क्योंकि हम इस कौमी सर्वे में भी देखा कि सर्विसेज ने ग्रो किया, एग्रीकल्चर ने अपने जो भी वजूहात थी, मौसमी तब्दीलियाँ और बाकी चीज़ें, उनकी वजह से ग्रोथ कम रही। जो मेजर एक कंसर्न होना चाहिए हम सब के लिए वो है मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि अब देखें इस साल भी 3.6% ग्रोथ टारगेट था, अचीव किया 2.7, अगले साल 4.2 का आ रहा है। तो इतना बड़ा जो एक आपको जंप है वो मैन्युफैक्चरिंग ही दे सकता है हमेशा से, डेवलपिंग कंट्रीज़ में देखें या दूसरे कंट्रीज़ में। तो उसमें एक तो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में जो नॉर्मली हम सब उससे वाकिफ़ हैं, सेक्शन 111 जो है उसका, उसमें कुछ तब्दीलियाँ आनी चाहिए, ख़ास तौर पे अगर कोई कैपिटल आ रहा है बाहर से जो कि फेटफ की ग्रे ब्लैक या ग्रे लिस्ट में नहीं है, वाइट लिस्ट कंट्री से आ रहा है, थ्रू प्रॉपर बैंकिंग चैनल आ रहा है, तो उसको किस तरह से आप एग्जेम्पशन दे सकते हैं, एक तो इंक्वायरी से, दूसरा टैक्स से, ताकि कि अगर वो मैन्युफैक्चरिंग में इन्वेस्ट हो रहा है तो इन्वेस्टमेंट जो है उसका बहुत ज़्यादा रोल होगा आपकी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। इसी तरह आईटी सेक्टर जो है उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ जो है कुछ इन्वेस्टमेंट्स आई भी हैं, लेकिन अगेन हम रेमिटेंसेस को तो हमेशा बहुत आते हैं, पर अगर आप देखें एफडीआई वो एक स्टैग्नेंट जगह पे खड़ी हुई है। तो आईटी सेक्टर में अगेन ख़ासतौर पे आईटी एक्सपोर्ट्स जो हमारी फर्म्स करती हैं उनमें इन्वेस्टमेंट को किस तरह से प्रोटेक्ट करना, सबसे पहले तो ये है। और जब ये सब चीज़ें मनी बिल से भी एड्रेस नहीं हो सकती, आपको मालूम है आपके बहुत सारे और भी लॉज हैं, जिस तरह से सीपी एक्ट है, या एक हमारा पुराना 1992 का पाकिस्तान इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एक्ट है, इसी तरह कॉर्पोरेट रिहेबिलिटेशन एक्ट है। तो वो ये सारा एक इंडस्ट्रियल पैकेज जो है वो उसकी तरफ उसकी भी ज़रूरत है, ना सिर्फ एक बजट या कुछ टैक्स रिलीफ के थ्रू हम ये अचीव कर सकते हैं। उन चीज़ों पे भी गवर्नमेंट का फोकस है भी, और तवक्को कर रहे हैं कि शायद उस तरफ भी गवर्नमेंट जाएगी, ताकि जो एक इंडस्ट्री को एक तो कुछ अनड्यू इंटरफेरेंस होती है स्टेट के इदारों की तरफ से, उससे भी प्रोटेक्शन दी जाए। क्योंकि जो आपका सवाल था इन्वेस्टर किस तरह माइल होगा, तो वो इन सब चीज़ों को देखता है, सिर्फ एक टैक्स रेट को वो नहीं देखता, बहुत सारी बाकी चीज़ों को भी देखता है। वो भी आई होप एड्रेस हो सकें, इस मनी बिल के थ्रू शायद ना हो सकें, बाकी चीज़ों में बाकी लीगल चेंजेस के थ्रू भी हो सकती हैं और पॉलिसी के थ्रू भी हो सकती हैं। बिल्कुल सजाद मुस्तफ़ा साहब, हम बात कर रहे हैं कि जो इन्वेस्टर फ्रेंडली बजट हम कहें उसको, या जो इन्वायरमेंट है जो इन्वेस्टर के लिए, उसको सर कैसे क्रिएट किया जा सकता है कि आप कोई सरमायाकारी आए, इंडस्ट्री लगे पाकिस्तान में, रोज़गार मिले जो है वो लोगों को। सर देखिए, इन्वेस्टर जो आता है वो बड़ा स्ट्रक्चर्ड तरीके से आता है और उसको कंसिस्टेंसी ऑफ पॉलिसी चाहिए होती है, कंटिन्यूएशन ऑफ पॉलिसी चाहिए होती है। ठीक है, इन्वेस्टर ये देखता है कि अगर आज मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ और मेरा 3 से 5 या 10 साल का प्लान है, तो क्या 10 साल तक जो भी पॉलिसी है वो कंटिन्यू रहेगी कि नहीं रहेगी। इसीलिए हमारी जो मेजर डिमांड है हमारी इंडस्ट्री की, वो बहुत क्लियर है कि जो भी आज की टैक्स पॉलिसी है, जो भी पिछले साल 2025 में एग्जिस्ट करती थी 2024 में, वो वाला वही पॉलिसी अगले 10 साल के लिए एक्सटेंड कर दें। अब हम पिछले 2 माह पहले आपको मालूम होगा कि इस्लामाबाद में DFDI की कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसमें $700 मिलियन की इन्वेस्टमेंट आई थी पाशा और गवर्नमेंट की जॉइंट कोलैबोरेशन से। अब वो जो इन्वेस्टर आया है उसकी जाहिर है इन्वेस्टमेंट एक दिन में तो नहीं रिकूप होगी, वो इन्वेस्ट करते करते भी हमें 2-3 साल लग जाएंगे प्रोजेक्ट ढूंढने, उनमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अगर हमारी कल हम टैक्स 2 माह बाद हम अपनी टैक्सेशन पॉलिसी चेंज कर देते हैं, तो वो पूरी इन्वेस्ट करेगा ही नहीं, वो पीछे हट जाएगा। इसलिए कॉन्टिन्यूएशन ऑफ पॉलिसी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमारी एक बहुत मेजर डिमांड है कि पिछले साल टैक्स ईयर में या जो भी पॉलिसी थी उसको आप अगले 10 साल के लिए अनाउंस करें, हर साल ना करें, ताकि लोगों को ये भरोसा रहे, इन्वेस्टर को ये कॉन्फिडेंस रहे कि हमारी जो भी टैक्स की पॉलिसी है या जो भी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है वो अगले 10 साल तक है, ताकि वो अपनी इन्वेस्टमेंट को सेफ समझे और उसके मुताबिक प्लानिंग कर सके।
ये जो हम डे इन एंड डे आउट पॉलिसी चेंज करते रहते हैं या SRO से इकोनॉमी के अंदर इंटरवेंशन करते रहते हैं, उससे हमारा इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस कम होता है, जिसकी वजह से हमें इन्वेस्टमेंट लाने में बहुत दिक्कतें पेश आती हैं। लेकिन सर पॉलिसी, आपने बात की पॉलिसी जो है वो चेंज नहीं होनी चाहिए, तो यहाँ तो सूट चल ये है कि गवर्नमेंट चेंज हुई और पॉलिसी चेंज होगी तो फिर सरमायाकारी कहाँ से आएगी? सर यही तो चैलेंजेस हैं। हमारी जो इकोनॉमिक पॉलिसी होती है उसमें थोड़ी बहुत चेंजेस जाहिर है, वी आर अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में जो भी ऑर्गेनाइजेशंस आती हैं, जो भी पार्टीज आती हैं, उनके अपने थोड़े बहुत एजेंडाज होते हैं, बट जो मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पे जो पॉलिसीज होती हैं, स्पेशली जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं या जो एग्रीमेंट्स होते हैं या जो असेसमेंट दी जाती है इन द लार्जर नेशनल इंटरेस्ट, वी नीड टू कंटिन्यू दैट। वी हैव टू अंडरस्टैंड सर कि इस मुल्क में अभी वी आर एट अ हाई, हम लोगों ने अपनी टेक्निकल स्ट्रेंथ इस रिसेंट जो मई के बिगिनिंग में जो इवेंट्स हुए अगेंस्ट आवर नेबर, हमने पूरी दुनिया को अपनी टेक्निकल काबिलियत कबूल करवा दी है। इस वक्त हमारे पास मौका है कि हम इस पर कैपिटलाइज करें। अगर हम कंसिस्टेंसी ऑफ पॉलिसी ले आते हैं, हम इसमें कॉन्टिन्यूटी ऑफ पॉलिसी ले आते हैं, तो हम बहुत ज़्यादा कैपिटल अट्रैक्ट कर सकते हैं। वी ऑल्सो हैव टू रियलाइज कि वन नेशन अप्रोच से हमने चलना है, चाहे A हो, B हो, C हो, D हो, इन लार्जर नेशनल इंटरेस्ट हमने जो पॉलिसीज हम समझते हैं ठीक है, उनको हमें कंटिन्यू करना है, और कोई पॉलिसी हमें इस वजह से नहीं बदलनी कि मैंने नहीं अनाउंस की, किसी और ने अनाउंस की है। सो अगर हम इस पे चलते रहे, जो कि दुनिया के तमाम ममालिक और सोसाइटी चलती हैं, तो इंशाल्लाह देयर इज नो रीजन कि हम अपने इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को हल ना कर पाए। देयर इज एब्सोल्युटली नो रीजन। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब। वन नेशन अप्रोच, मुस्तफा साहब ने कहा कि जो है वो वन नेशन अप्रोच होनी चाहिए। एक तो ये बात, इस पर रोशनी डालिएगा। और दूसरा इकनॉमिक एक्टिविटी सर, मुल्क में इकनॉमिक एक्टिविटी नहीं होगी, ना रोज़गार आएगा, ना सरमायाकारी आएगी, ना मैन्युफैक्चरिंग होगी, ना जो है वो आगे बढ़ेगा मुल्क। तो इन दोनों चीज़ों को अगर हम देखें तो इस कैसे आगे बढ़ा जा सकता है कि इकनॉमिक एक्टिविटी बढ़ाई जाए, और जैसे वन नेशन अप्रोच जो है वो हो के पॉलिसी कम से कम चेंज ना हो कि मैंने जो सरमायाकारी कर दी है, ज़ाहिर बात है 2-3 साल 4 साल लग जाते हैं, तो वो चेंज ना हो फिर। बिल्कुल देखें, वन नेशन अप्रोच, इसमें अगर वन नेशन को देखें तो नेशन का बहुत सारा हिस्सा जो है वो यूथ है। सज्जाद साहब ने जो बात की IT एक्सपोर्ट्स के लिए, यूथ ही आपका एक मेजर इनपुट है जो बतदरीज अपना स्किल सेट इम्प्रूव कर रहा है। हाँ। और आपने भी देखा जिन हालात का तबशरा किया मई के जो शुरू में हुए, उसमें किस तरह से हमने टेक्नोलॉजिकल माइट अपनी दिखाई, उसके पीछे काफ़ी हद तक यूथ का हाथ है। आपके एरोनॉटिकल रिसर्च और बाकी रिसर्च में भी वो यंग बच्चे हैं जो जिन्होंने बहुत हद तक इसमें अपना रोल अदा किया। तो उसकी अब यूथ को एक तो आपका वो चैलेंज भी बनता है कभी कभार, वो आपकी अपॉर्चुनिटी भी है। इस यूथ को इसी तरह ना सिर्फ IT एक्सपोर्ट्स के लिए बल्कि जो हमारे ओवरऑल कंसर्न है पूरी इकॉनमी का, जिसमें हमने इकनॉमिक एक्टिविटी की तरफ इशारा किया, जो इनफॉर्मेलिटी है, इनफॉर्मेलिटी का तोड़ यही है कि डिजिटल इकॉनमी हो, डॉक्यूमेंटेशन हो। हमारे जो यूथ है वो बहुत ज़्यादा लाइकलीहुड उनमें है कि वो डिजिटल पेमेंट्स के टूल्स पे जाएं, कार्ड्स यूज़ करें, कैश इकॉनमी से हटें। तो अभी जिस हम सुनने में आ रहा है कि पेट्रोलियम की जो परचेज़ है अगर थ्रू कार्ड होगी तो शायद 2 रुपये सस्ती होगी। तो इस तरह के मज़ीद भी इक़दाम होने चाहिए, और ये चीज़ें इनकी अफादियत यूथ ही बढ़ाती है। तो मेरे ख्याल से उस वन नेशन अप्रोच में जो हमारा यूथ है उसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, उसको बजाय से कि हम चैलेंज लें, डॉक्यूमेंटेड इकॉनमी की तरफ जाएं, उसमें भी यूथ ही एक रोल प्ले करेगी। और जिस तरह फ्रैंकली जो हमारा टैक्सेशन का सिस्टम है, टैक्स फाइलिंग है, सब चीज़ें हैं, वो पढ़े लिखे लोग ही समझ सकते हैं। तो वो जो पढ़े लिखे यूथ है वो ही फाइलिंग की तरफ ही जाएगी। जो जिस तरफ इशारा किया कल मिस्टर साहब ने भी, कितने ज़्यादा नए फाइलर्स आई हैं, उसमें भी बहुत सारे नए फाइलिंग्स यूथ की तरफ से है। तो एक तो वो एंगल लाजमी में देखना चाहिए। बाकी इकनॉमिक एक्टिविटी का जब आपका सवाल था सर, अगेन जैसे मैंने पहले कहा, एक जो आपका टैक्स है, टैक्सेशन पॉलिसी या फिस्कल पॉलिसी, वो एक जस्ट एक कंपोनेंट है। बहुत अच्छी बात है कि हमारी जो मॉनेटरी पॉलिसी है
वो अभी किसी हद तक एक्सपेंशनरी जोन में आ रही है, अभी तक आई नहीं है। सिंगल डिजिट में आएगा तो तब हम उसको कह सकेंगे कि वो एक्सपेंशनरी है। फिस्कल पॉलिसी भी अगर साथ में एक्सपेंशनरी होगी तो कभी कभार ये नुकसानदेह होता है, इकॉनमी हीट अप होती है जिसमें हम देखते हैं, फिर हमें अगेन हमारे ट्विन डेफिसिट्स का प्रॉब्लम आता है, हमें फिर तरफ जाना पड़ता है। बट मेरे ख्याल से अभी ये वाली जो आज का जो बजट पेश होगा और नेक्स्ट ईयर की जो फिस्कल पॉलिसी होगी, ये सब बहुत ज़्यादा एक्सपेंशनरी शायद उस तरह से नहीं होगी। ये थोड़ा सा कंटेंट होगी, हाथ तंग ही रखा जाएगा। एकदम ये जो स्टेबिलिटी अचीव की गई है, ये ना कैसे समरात बिल्कुल ही ज़ायल हो जाए। तो आई थिंक उस हिसाब से फिस्कल पॉलिसी जो आज का हमारा मेन सबका सवाल भी है, नए टैक्सेस लग सकते हैं। क्लियरली नंबर भी बता रहे हैं कि 12,000 अरब से हम 14,000 अरब रुपए पे जाएंगे, तो ऑफ कोर्स 2,000 अरब रुपए के नए टैक्स इकट्ठे करने हैं। सजाद साहब की जो बात थी आईटी सेक्टर, अभी आज ये भी देखना होगा कि जो हमारी नेशनल टैरिफ पॉलिसी आ रही है, जिससे जो कि एक मेजर लीप है टुवर्ड्स टैरिफ रैशनलाइजेशन, तो उस पॉलिसी के कितने जुज़वियात जो हैं वो इस बजट में अपनाए जाते हैं, तो उनका भी इम्पैक्ट ऑफ कोर्स आएगा कि हमारी तो ओवरऑल एक्सपोर्ट प्रोडक्शन पे और ओवरऑल प्रोडक्शन पे भी ये देखना होगा। सिजाद साहब डॉक्टर साहब बात कर रहे हैं यूथ की कि जारी बात है यूथ जो है वो टैक्स नेट में आती है, रिटर्न फाइल करती है और उसमें इजाफा होता है। आईटी सेक्टर जो है उसको हम देख रहे हैं कि मोस्टली जो यूथ है वो आईटी से उसके साथ वाबस्ता है, आईटी के साथ जो है वो ऑनलाइन काम हो रहे हैं सारा कुछ। तो इस आईटी पॉलिसी को सर थोड़ा सा अगर हम देखें तो इसमें आपको क्या तवक्को है कि बजट में कोई ऐसी चीज़ आ सकती है जिससे आईटी को फ़रोग मिले और जो यूथ रिलेटेड बिजनेस है उसको आगे बढ़ाया जाए? सर हमारी इंडस्ट्री तो डिपेंडेंट यूज पे है। हमारा तो देखें एज सच हमारी कोई मशीन या हैवी इक्विपमेंट या इस किस्म की चीज़ तो नहीं होती। हमारा तो जो चीज़ होती है दैट इज क्वालिफाइड एंड ट्रेन्ड यूथ। तो हमें सबसे ज़्यादा जो हमने गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की है कि कम से कम 30 से 50 अरब रुपया यूथ की ट्रेनिंग में लगाएं, चाहे और वेरियस हाईटेक टेक्नोलॉजीज के अंदर जिसमें AI आता है, ब्लॉकचेन आता है, IoT की चीज़ें आती हैं, क्वांटम कंप्यूटिंग आती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये बहुत ज़रूरी है हमारे यूथ को ट्रेन करना, बिकॉज देखें यूथ जहाँ पे एक बहुत बड़ा एसेट है हमारा, वहाँ पे एक बहुत बड़ी लायबिलिटी भी बन सकती है। सो हमारा इस वक्त जो अगर हम अपने यूथ को ट्रेन कर सकें और प्रॉपरली ट्रेन कर सकें तो इसमें हम इससे बहुत ज़्यादा अपनी IT इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा डेवलप कर सकते हैं। और इसके लिए हमने ये कहा है कि ऑर्गेनाइजेशंस लाइक नैपटेक है या हमारी दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, TDAP है, नैपटेक है या हमारे ये जो दूसरे HEC वगैरह है, यहाँ पे हमारी कंप्यूटर लैब्स बनाई जाए, यहाँ पे लोगों को ट्रेनिंग के ऊपर इन्वेस्ट किया जाए। बिकॉज यही यूथ, अगर ट्रेन यूथ हमारे लोगों के पास, स्किल्ड यूथ हमारी कंपनीज के पास आएगी और एक दफ़ा उनके पास एक स्किल आ गया तो वो आजकल इंटरनेट पे अपनी इंडिपेंडेंटली फ्रीलांसर्स भी बन सकते हैं और वो एक रॉ मटेरियल बन सकते हैं या एक वो हमारे एम्प्लॉय, स्किल्ड एम्प्लॉय बन सकते हैं जहाँ पे वो जाके ग्लोबली कम्पीट कर सके। पर उसके लिए ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। ट्रेनिंग उसमें आई वुड से हार्ड ट्रेनिंग इन टर्म्स ऑफ सॉफ्टवेयर टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज भी बहुत ज़रूरी है और उसके अलावा सॉफ्ट स्किल्स की ट्रेनिंग भी बहुत ज़रूरी है, जिसमें हम उनको ग्लोबलाइजेशन के बारे में बताएं, हम उन्हें टॉलरेंस के बारे में बताएं, हम उन्हें मल्टीकल्चरलिज्म के बारे में बताएं। तो ये चीज़ें भी बहुत ज़रूरी हैं कि दोनों चीज़ों में हमने अपने लोगों को ट्रेन करना है, अवेयर करना है कि किस तरीके से वो एक इफेक्टिव ग्लोबल सिटीजन बन सकते हैं। बिकॉज अगर हमने अपने यूथ को यूज़ करना है फॉर आवर एक्सपोर्ट पर्पजेज, वी हैव टू इंश्योर कि वो वर्ल्ड रेडी है और वर्ल्ड रेडी में कुछ प्रोग्रामिंग स्किल्स आते हैं और कुछ सोशल स्किल्स भी आते हैं। तो ये दोनों चीज़ों में अगर हम अपने लोगों को, यूथ को ट्रेन कर सकें तो देयर इज़ नो रीज़न कि वो एक बहुत इफेक्टिव ग्लोबल सिटीजन नहीं बन सकते और अपने आप को भी इम्प्रूव करेंगे वो और हमारी इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन सकते हैं। सर बजट आता है तो कहते हैं कि महंगाई जो है वो उसमें इजाफा हो जाता है, टैक्स बढ़ाए जाते हैं तो महंगाई आ जाती है, फिर IMF के साथ जो आपके एग्रीमेंट हैं उसे पूरा करना होता है। सिजाद साहब, तो अगर हम इस ओवरऑल सारी सूरत को देखें तो इस बजट का डायरेक्ट जो है पब्लिक पे क्या असर पड़ने वाला है? सर देखें, बजट तो जब अनाउंस होगा तो ही हमें पता चलेगा कि एग्जैक्ट शिकें क्या हैं और क्या गवर्नमेंट का डायरेक्शन क्या है।
मेरे ख्याल में वी हैव एज सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान वी हैव टू रियलाइज़ के जो हमारी पास्ट की मिस्टेक्स हैं या शॉर्ट कमिंग्स रही हैं उनका हमें खमियाजा भुगतना है। अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट ईयर से ये साल बेहतर है, वी आर ऑन द वे अप, मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हमारे पॉजिटिव हैं, बट वी आर नॉट आउट ऑफ द वुड्स। मतलब जैसे कहते हैं ना, हमारा हालात बेहतर हैं पर हालात बहुत अच्छे नहीं हुए। इससे बहुत बेहतर हमारी कौम डिज़र्व करती है, हम लोग सारे एज सिटीजन डिज़र्व करते हैं। IMF की वजह से हमारे ऊपर चंद लिमिटेशंस हैं, वी हैव टू एक्नॉलेज एंड एक्सेप्ट दोस एज ए नेशन, एज अ कॉम, एज अ सोसाइटी। और जाहिर है जो भी हमें कर्जा देता है वो कुछ अपनी लिमिटेशंस और शर्तें ही रखता है, हमें वो एक्सेप्ट करनी चाहिए। बट उन लिमिटेशंस के अंदर रह के भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं। लिमिटेशंस हमें अपने टेक्निकल ट्रेनिंग पे करने से नहीं रोकती, हमारे यूथ को ट्रेनिंग या तालीम हासिल करने से नहीं रोकती। कोई IMF की शर्त ऐसी नहीं है। IMF की शर्त हमें ये कहती है कि जी सब लोगों पे आप बराबर का टैक्स लगाएं, किसी को बिला वजह एग्जाम्पशन ना दें। सो हमें रिकग्नाइज करना चाहिए, तभी हमारी इंडस्ट्री ने किसी किस्म की फर्दर एग्जाम्पशन नहीं मांगी। हमने कहा कि हमारे पास जो कुछ है हम इसी में सर्वाइव करेंगे। हम एज ए रिस्पॉन्सिबल मेंबर ऑफ पाकिस्तानी सोसाइटी वी रियलाइज कि हमारे ऊपर जो भी टैक्सेशन है हमारे कौम के ऊपर मसाइल है। और एज इट इज अगर आप हमारे कंपेटिटर नेशन देखें तो पाकिस्तानी IT इंडस्ट्री पे अमंग लोकल बिजनेस जो है पाकिस्तान IT इंडस्ट्री का, हमारी टैक्सेशन अमंग्स द हाईएस्ट है। हमारा जो रेंटल या कॉस्ट स्ट्रक्चर है वो अमंग्स द हाईएस्ट इन आवर कंपेटिटिव इकोनॉमीज है। इवन देन हम कह रहे हैं कि जो भी टैक्सेशन पॉलिसी आज है उसको खुदारा अगले 10 साल के लिए आप एक्सटेंड कर दें, ताकि हमारी इन्वेस्टमेंट में हमें ये पॉलिसी की कंटिन्यूटी इंश्योर्ड हो। हमें ये डर ना हो कि यार कल आज हमने इन्वेस्ट किया, कल कोई पॉलिसी बदल जाएगी। दूसरा, हम ये सिर्फ ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि पॉलिसी के अंदर हमारी इस वक्त बड़ी इनकंसिस्टेंसी है। एक हमारा सबसे बड़ी कॉस्ट जो होती है वो हमारी पेरोल कॉस्ट होती है। 70-80% हमारा जो कॉस्ट होती है, हमारे जो यूथ जिनको हम एम्प्लॉय करते हैं उनको सैलरीज देते हैं। हमें ये चैलेंज है कि अगर एक आदमी हमारे लिए काम करे तो हमें 30% महंगा पड़ता है कंपेयर कि हमारे कंपेटिटर के लिए काम करे पाकिस्तान में। सो हम ये कह रहे हैं कि जो रिमोट वर्कर को डिफाइन करे, फ्रीलांसर्स फाइन, जो बच्चे अपने घर में बैठ के लोगो बना रहे हैं, कमाई कर रहे हैं, उसमें हमें कोई इतराज नहीं। पर जो रिमोट वर्कर है वो आदमी जो टॉप 5% ऑफ इस नेशनल इकोनॉमी में अर्न कर रहा है और एक फॉरेन कंपनी के लिए बैठा हुआ पाकिस्तान में काम कर रहा है, हम ये कह रहे हैं उसको वैसे ही टैक्स करें जैसे हमारे। बिल्कुल ठीक है, रिमोट वर्कर को जो है उसका ख्याल करना चाहिए। सिजाद साहब आप हमारे साथ रहिएगा, डॉक्टर साहब आप भी हमारे साथ मौजूद हैं। यहाँ पे लेनी है ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, न्यू टेलीविज़न की बजट ट्रांसमिशन जारी है और इसमें हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर इरफान साहब, और हमें ज्वाइन किया है हमारे स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट जावेद नूर ने पार्लियामेंट हाउस से। उनसे भी बात करेंगे। जावेद नूर, बताइएगा, पार्लियामेंट में आज 5 बजे सेशन है कौमी असम्बली का जिसमें बजट पेश होना है और फिर 6 बजे सेनेट ऑफ पाकिस्तान का इजलास है, तो वहाँ क्या सरगर्मियाँ जा रही हैं और क्या खबरें बाहर आ रही हैं कि बजट जो है वो क्या चीज़ें आने वाली हैं बजट में? जी बिल्कुल, आज कौमी असम्बली का इजलास बहुत अहमियत का हामिल है। बजट इजलास है, 5 बजे इजलास होगा और उसके बाद सेनेट का इजलास आज शाम 6 बजे है। इस वक्त पार्लियामेंट हाउस में हम देख रहे हैं कि अरकान पार्लियामेंट की आमद का सिलसिला जारी है और इसकी वजह यह है कि आज वफाकी काबीना का इजलास भी पार्लियामेंट हाउस में हो रहा है और ये इजलास आज 3 बजे होगा और उसके बाद 4 बजे स्पीकर ने पार्लिमानी जो जमातें हैं उनके रहनुमाओं को बुलाया है, मदऊ किया है और उनका भी इजलास बुलाया हुआ है। और मकसद यह है कि जो बजट पेश किया जाएगा उसके बाद बजट पर बहस का आगाज होगा, बजट समेटे जाएगी, उस पर बहस समेटी जाएगी और अरकान अपनी तजावीज़ देंगे। तो उसके लिए बजट इजलास कितने दिन चलेगा और उसके लिए क्या हिकमत अमली होगी, तो तमाम सूरत हाल पे आज पार्लिमानी जो पार्टियां हैं उनके रहनुमाओं का इजलास भी है। इसके अलावा जो पार्लियामेंट में मुख्तलिफ जमातें हैं उनका भी आज इजलास हो रहा है और जो अपोजिशन जमातें हैं बेखुसूस उनका इजलास भी पार्लियामेंट हाउस में हो रहा है। और जो आइंदा माली साल का जो बजट है उस हवाले से जो हुकूमती अरकान है उनसे हमारी बात हुई तो उन्होंने बहुत सी तवक्कुआत का इज़हार किया है कि इसमें जो है टैक्स जो तनख्वाह का स्लैब है उसमें कमी की जाएगी, यानी पहले कम आमदन पर भी टैक्स था, अब इसकी हद जो है वो बढ़ाई जाएगी। जो अपोजिशन अरकान है उनका ये कहना है कि बजट तैयारी में अब तक हुकूमत के एतमाद में उन्होंने नहीं दिया और आगे उनका ये कहना है कि आवाम को रिलीफ दिया जाए, सरकारी मुलाजमीन की जो तनख्वाहें हैं उनमें मुनासिब इजाफा किया जाए क्योंकि महंगाई की शरह बढ़ी है। जावेद नूर, यूजुअली हम देखते हैं कि जब बजट तकरीर होती है और बजट का इजलास जो शुरू होता है तो
जो अपोजिशन है उसका शोर शराबा हंगामा जो है वो पूरे मुल्क में बल्कि पूरी दुनिया में देखा जाता है, तो अपनी कोई ऐसी तैयारी है तहरीक इंसाफ की? जी बिल्कुल, क्योंकि अपोजिशन जमातों का इजलास जो है वो आज कुछ देर में होना है और उसमें हिकमत अमली तय की जाएगी। तो जो रिवायत रही है और हम देख रहे हैं कि गुज़िश्ता कई बरसों से जो रिवायत है वो ये है कि जब बजट इजलास होता है तो उसमें अपोजिशन की जानिब से एहतजाज किया जाता है और ये भी हमने देखा कि डॉक्यूमेंट फाड़ दिए जाते हैं, शोर शराबा होता है और अपोजिशन जो है बजट को मुस्तरद करती है। इस मरतबा भी इसी तरह की तैयारी है और कुछ देर में इजलास होगा अपोजिशन जमातों का, खासतौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जो दीगर अपोजिशन जमातें पार्लियामेंट में मौजूद हैं। और इस मरतबा भी यही दिखाई दे रहा है कि जो अपोजिशन अरकान है उनकी जानिब से भरपूर एहतजाज किया जाएगा। और जो इस दफा हैरत की बात यह कि जहां अपोजिशन ने बहुत सारे मुतालबात पेश किए हैं बजट के हवाले से कि आवाम को रिलीफ दिया जाए, वहां पर पीपल्स पार्टी का भी कहना है कि सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहें जिसके लिए 3 तजवीज़ हैं कि 5%, 7.5% और 10% की बात की जा रही है, तो उनका ये कहना है कि 50% जो है तनख्वाह में इजाफा किया जाए। और जो विफाकी काबीना का इजलास है उसमें अब हतमी फैसला ये होना है कि जो मुलाजमीन है सरकारी मुलाजमीन उनकी तनख्वाहों में किस शरह से इजाफा होगा। इस हवाले से पार्लियामेंट हाउस के बाहर भी हस्ब मामूल जो है गुज़िश्ता बरस की तरह इस बरस भी सरकारी मुलाजमीन, विफाकी मुलाजमीन जो है वो मौजूद है और एहतजाज कर रहे हैं। तो लगता यह है कि जो आज का इजलास है बजट इजलास वो भी हस्ब रवायत हंगामा खेज होगा और उसमें भी अपोजिशन जो है वो एहतजाज करेगी। और हमने देखा कि जहां वजीर खजाना हर बरस जो है इसके लिए भरपूर तैयारी करके आते हैं और ऐवान में इस कदर शोर शराबा होता है कि जो बजट पेश करने वाले विफाकी वजीर होते हैं उन्हें हेडफोन लगाकर अपनी बजट पेश करना पड़ता है। तो आज भी सूरत हाल कुछ ऐसी दिखाई दे रही है और इस हवाले से कुछ देर में आपकी फैसला हो जाएगा। तो को यही है कि आज भी हंगामा खेज होगा। डॉक्टर साहब, अपोजिशन जो है वो हर दफ़ा ही ऐसे ही जो है वो हंगामा रही है, उस वक्त तक जो है वो इजलास मुकम्मल नहीं होता जब तक शोर शराबा ना हो, बजट का पता नहीं चलता। तो इसको कैसे देखते हैं कि एक तो अपोजिशन जो है अपनी तजावीज़ लेके आए, बैठे उसमें कंट्रीब्यूट कर रहे, बजाय इसके कि जो है वो चाहे कोई भी अपोजिशन हो, चाहे तहरीक इंसाफ हो, चाहे पीपल पार्टी रही है, PMLN रही है, तो ये रवायत जो है वो शुरू से चली आ रही है। इसमें बिल्कुल होना तो नहीं चाहिए, रिवायत ये चलती आ रही है, अखलाकियात कमाल होती हैं। बट मेरा ये ख्याल है कि क्योंकि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब का ये दूसरा बजट है, नॉर्मली जो भी प्राइवेट सेक्टर से लोग आते हैं तो शुरू में थोड़ा स्ट्रगल करते हैं। होप इस साल आज जो है वो काफ़ी एतमाद में होंगे और देखना यही होगा कि स्पीकर साहब भी हॉल को किस तरह इन ऑर्डर रखते हैं। तो उम्मीद यही है कि वो ज़्यादा कॉन्फिडेंट होंगे क्योंकि उनका दूसरा बजट है फाइनेंस मिनिस्टर साहब का। अपोजिशन की तजावीज़ एक तो यही जो असम्बली के अंदर तजावीज़ देने का तरीक़ाकार है वो तो होता है। इसके अलावा बहुत सारे चैम्बर्स हैं, डिफरेंट जो हमारे यूनियंस हैं उनमें भी अपोजिशन की नुमाइंदगी होती है और वो कोई फॉर एग्ज़ाम्पल टेक्सटाइल एप्टमा वाले दोनों पार्टियों से मिलते हैं, हुकूमती पार्टियों से भी अपोजिशन पार्टियों से भी, इसी तरह ऑटो मैन्युफैक्चरर सब से मिलते हैं। और बजट की इस सारी एक्सरसाइज से एक तरह से अब कहने मकसद भी यही होता है कि हर शोबा अपनी प्रपोजल्स पेश करता है, उसके लिए वो लॉबिंग के लिए सियासी लोगों को भी इस्तेमाल करते हैं, फर्म्स को भी यूज़ करते हैं, ठीक है, जो कि एक रवायती तरीक़ाकार है चलता आ रहा है। उसमें फिर देखना यही होता है कि गवर्नमेंट के पास कितनी ऑप्शंस हैं और गवर्नमेंट किसकी बात किस हद तक मानती है। अब मसलन जिस तरह जावेद साहब ने भी बताया कि शायद गवर्नमेंट की यही तवक्को है कि जो मिनिमम एग्जेम्प्ट इनकम 6 लाख से बढ़ाकर 12 लाख तक कर दी जाएगी, उस पर हमें यही सुनने को मिल रहा है कि शायद उस पर अमल नहीं हो पाएगा, IMF की तरफ से शायद रजामंदी नहीं है। लेकिन शायद जो दूसरे टैक्स स्लैब्स हैं उनमें कुछ चीज़ें चेंज हों, उससे शायद लोगों को कुछ थोड़ा सा रिलीफ मिले जो सैलरीड क्लास है। अगर लेट से पहले वो 25% टैक्स दे रहे हैं तो शायद 22% दें, तो उस तरह से शायद रिलीफ मिल सकता है सैलरीड क्लास को। इसी तरह सुपर टैक्स एक बहुत अहम पहलू है जो जी, सुपर टैक्स में तो काफ़ी लोगों को नुकसान हुआ। जी, सुपर टैक्स एक तरह से आप कह रहे हैं वो आपका कॉर्पोरेट इनकम टैक्स के अबव होता है। मसलन अभी हमारा पहले से ही कॉर्पोरेट टैक्स रेट सबसे ज़्यादा है, रीजन में 29% है, 29%, जबकि बाकी मुल्कों में कहीं पर 22% है, चाइना में 22% है, इंडिया में भी 22% है। तो वो एक पहले ही डिसएडवांटेज है, उसके ऊपर ये सुपर टैक्स लगाया जाता है। और अगर शायद आपको याद हो इसकी थोड़ी हिस्ट्री, ये 2015 में शुरू हुआ था सुपर टैक्स, जब ऑपरेशन ज़रब-ए-अज़्ब करने जा रही थी हुकूमत, तो उसमें कंट्रीब्यूशन के लिए लगाया गया था। फिर कुछ अर्सा ये ख़त्म हुआ, फिर 2022 में दोबारा लगा दिया गया।
तो ये चीज़ें जो आपके कॉर्पोरेट सेक्टर है उसको एक तो डिसइंसेंटिवाइज करते हैं फॉर्मलाइजेशन की तरफ भी, फॉर्मल और डॉक्यूमेंटेशन की तरफ, और इवन लिस्टिंग की तरफ भी। अभी आप देखें कि पिछले साल भी हमारा जो स्टॉक एक्सचेंज है कितनी ज़्यादा ग्रोथ हुई, बहुत बात हुई उस पर, लेकिन अगर देखा जाए तो सिर्फ 6 नई कंपनियां जो हैं वो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हुई, सिर्फ 6 कंपनियां, जबकि जो मार्केट कैप है वो 4,000 रुपये बढ़ा, 38% से ज़्यादा बढ़ा। तो ये चीज़ें जो हैं ये लोगों को रोकती हैं टूवर्ड्स फॉर्मलाइजेशन या डॉक्यूमेंटेशन। इन पे काम सिर्फ एक बजट एक्टिविटी से तो नहीं होगा, लेकिन ओवरऑल सारा साल देखिए ना, आप बात कर रहे हैं कि जो है वो रेवेन्यू कलेक्शन की भी, तो अब जो है वो 1400 अरब जो है वो का है रेवेन्यू टारगेट है, तो अचीव नहीं हुआ पहले, तो फिर तो वही सैलरी क्लास पे फिर कोई सुपर टैक्स इस तरह की चीज़ें हैं जो है वो फिर नाफिज होंगी। फिर उसमें जो कि कुछ सुनने में आ रहा है कि शायद जीएसटी बढ़ सकता है, वो 17 से 18% पे जाया जा सकता है, क्योंकि सैलरीड क्लास की तरफ से पिछले साल बहुत ज़्यादा तनकीद हुई हुकूमत पे। तो जैसे मैंने पहले कहा, गवर्नमेंट अब सारी ऑप्शंस में से देखती है कि किस बजट में किसको ज़्यादा, किसके ऊपर फंदा डालना है। मसलन आपको याद होगा लास्ट ईयर भी एकदम से जो आपके पैकेज मिल्क है उस पर जीएसटी लगा दिया गया। अब उसका इम्पैक्ट लाइफ स्टॉक पे आया है। अभी भी इस साल आपको लाइफ स्टॉक सेक्टर ने रेस्क्यू किया है, ओवरऑल एग्रीकल्चर जो ग्रोथ है, अगर आप उसमें देखें तो पोल्ट्री ने ग्रो किया, जो कि डेयरी सेक्टर है वो उससे हिट हुआ था। तो उस तरह के मेयर्स, शॉर्ट टर्म मेयर्स होते हैं रेवेन्यू कलेक्शन का टारगेट पूरा करने के लिए, बट उनका इम्पैक्ट जो है वो ओवरऑल इंडस्ट्री पे शॉर्ट टर्म जो है वो मेयर्स जो है उससे काम नहीं चलेगा, लॉन्ग टर्म पॉलिसी जो है वो चाहिए होगी। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया वक्त देने का। जावेद नूर आपका शुक्रिया, हमें आगाह रखिएगा पार्लियामेंट हाउस से। नाज़रीन, ये थी न्यू ट्रांसमिशन बजट की, हम आपके साथ रब्ते में रहेंगे, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।